बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 अनमोल भेंट। ये एक कहानी है। रामचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ करता था। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में जाने लगा। स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। लेकिन रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। वो बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत ही हर्षित होता, खुश होता। वे दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अलावा एक छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। शाम का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की तो रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। तो विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई जगहों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा थोड़ी देर गाड़ी में चुप बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया और वो चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वो उसने उठा ली और भयानक पद्मा नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से वो खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मूजो सुंदर जलपरियां बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो पागलों की तरह चारों ओर दौड़ने लगा। वो बार बार बच्चे को नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि नहीं आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुंचे। रायचरण ने देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा था कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छुपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ का यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों ना बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी कि रायचरण, तुम मुझसे कितना रुपया ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। परंतु रायचरण को उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। मालकिन ने गुस्से और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर ना हुई। वो बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, अवश्य इसने उसको, कहने का यही मतलब था कि बेच दिया। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसके कोई संतान न थी, नहीं संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी पुत्र को जन्म देकर मर गई। घर में विधवा बहन थी। उसने बच्चे का पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा तो वो घर वालों की नजर बचाकर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था, प्यार से। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत छा जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता और उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो ये कि नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े समय बाद फलन पैदा हुआ।
जबकि उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा ये कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वो हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे डर था कि उसका नन्हा मालिक फिर से गायब ना हो जाए। वो बच्चे के लिए गाड़ी लाया और पत्नी के आभूषण बेचकर अपने बच्चे के आभूषण उसने बनवाए। वो उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, परंतु लाड़ प्यार में वो बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे वो बात ना करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब रायचरण अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया, उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया और उसको पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य ही जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया था। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो तब हदर शीशा हाथ में लिए बाल बनाता रहता। वो अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक और नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट करता भी नहीं था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ मिल जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया वो लगभग समाप्त हो चुका था। फलन अपने पिता से जेब खर्च विलास की सामग्री और अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए हमेशा झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के दिमाग में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ रुपया शेष था फलन को सौंप कर बोला कि फलन, मैं आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर नियुक्त थे। ओके, तो उनके और कोई दूसरी संतान नहीं थी। इसी कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पे बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफी दिनों के बाद अचानक अपने वृद्ध नौकर रायचरण को याद करके उन्हें रायचरण पर बहुत दया आई और उससे पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मैं तो मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकले और रायचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर से ताजा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी नहीं बल्कि मैंने चुराया है। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? तो रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बड़ी बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन नहीं था कि 10 बजे रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों से आंसुओं के समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वो उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी देर बाद पितृ प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि ये बच्चा मेरा ही है? तो रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने ही चुराया। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है, बेकार है। इसके अतिरिक्त उनको ध्यान आया कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, सहसा उन्हें वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊं? बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। तो अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर खुश रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का।
परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता, जो पढ़ा लिखा इंसान। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पर बहुत गुस्सा आया। उसने इतने दिनों तक उसे क्यों कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दें। ये सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर कहीं पर चला। तो ये कहानी भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ ये बहुत आपको समझ आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।